गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमने कल गेहूं फसल को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गन्ना फसल। ठीक है, गन्ना फसल से जितने भी यहाँ पर आपसे सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ओके, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ओके, इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नई हो और ऐसे एग्रीकल्चरल डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज नया सीख लेते हैं। तो पिछली वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने बात की थी कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय मतलब डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है करनाल, और करनाल कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, हरियाणा में स्थित है। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसमें आपसे पूछा गया है कि नोबल कैन का वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब बोटनिकल नेम क्या होता है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे क्योंकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है नोबल कैन तो इसका नाम क्या होता है, ये होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। इसके साथ साथ इसके आपको एक बार कुल भी पूछा गया था और शायद आपको ये दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए आपको फैमिली जरूर याद रखनी है कि गन्ना किस कुल से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा गन्ने की कौन सी फैमिली होती है, ये भी ग्रेमनी फैमिली से ही बिलोंग करता है। याद रखिएगा गन्ना का कुल कौन सा होता है, ग्रेमनी। और ग्रेमनी को याद रखिएगा मुख्यतः 2 या 3 नाम दिए गए हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। ग्रेमनी, इसी को सेकेंड नाम दिया गया है पोएसी, और इसी को थर्ड नाम दिया गया है घास कुल। 3 नाम दिए गए हैं, याद रखिएगा। ग्रेमनी के परिवार को पोएसी भी बोला सा है और इसे बोला सा है, याद रखिएगा, घास कुल भी इसे बोला सा है। ठीक है, तीनों एक ही नाम है तो आप इन तीनों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि गन्ना जिसका सेकेरम ऑफिसिनेरम का उद्भव स्थान क्या होता है, मतलब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ओरिजिन प्लेस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे कि न्यू गिनी, भारत, इंडोनेशिया या फिर चीन। तो क्या पूछा गया आपसे कि गन्ना का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, न्यू गिनी, भारत, इंडोनेशिया या फिर चीन। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है गन्ना, तो गन्ना का जो ओरिजिन प्लेस होता है ये क्या होता है, याद रखिएगा, न्यू गिनी होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि गन्ने की उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिकता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ पर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर दीजिए। ठीक है, और एक बात आपको पहले भी हमने बताई है कि उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपसे उत्पादकता के बारे में पूछा गया, न कि उत्पादन के बारे में। तो सोच समझ के आपको राइट आंसर देना है कि उत्पादन तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे, और उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, जो कि आपको इसी क्वेश्चन में बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है गन्ने की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादकता होती है, ये तो सर्वाधिक कहाँ पर होती है, ये होती है तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देख सकते हो कि गन्ने का कृषि हर क्षेत्रफल व उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर के बारे में बात करेंगे। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है उत्पादन, तो उत्पादन तो क्या होता है? तो उत्पादन याद रखिएगा, उत्पादन व क्षेत्रफल, उत्पादन व क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश का होता है। उत्पादन व क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है उत्पादकता, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में जाना था, तो ये कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। मतलब प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु और उत्पादन व क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ने के टुकड़ों पर स्थायी जड़ें कौन सी होती है।
ठीक है, याद रखिएगा एक जड़ें होती है, मुख्यतः याद रखिएगा दो प्रकार की जड़ें होती है। ठीक है, एक जड़ें होती है जो कि एक प्राइमरी अवस्था पर, ठीक है, प्राइमरी अवस्था में निकलती है और कुछ समय बाद में वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कुछ टाइम में क्या रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 10 से महीने भर के लिए मान सकते हो, 10 से 30 दिन के लिए आप मान सकते हो कि एक शुरुआती अवस्था में जो जड़ निकलती है वो क्या होती है, थोड़ी सी जब पौधे की ग्रोथ हो जाती है, जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, एक प्रकार की तो वो जड़ें होती है, लेकिन एक प्रकार की जड़ ऐसी भी होती है जो कि परमानेंट होती है, मतलब जब तक वो पौधा रहेगा जब तक वो उसके साथ रहेगी। तो उसी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वो जड़ कौन सी है जो कि स्थायी है। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं पूछी गई कि जो कि 10 से 30 दिन के बाद या फिर कुछ टाइम बाद जब भी पौधे की ग्रोथ हो जाती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया नहीं गया है, बल्कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रूट है जो कि परमानेंट रूट है। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे कि सेट रूट होती है, प्रॉप रूट होती है, सूट रूट होती है, फिर ये सभी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है, याद रखिएगा स्थायी जड़ें मतलब परमानेंट, तो वो कौन सी होती है, वो होती है सूट रूट्स होती है। कौन सी होती है, सूट रूट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया था कि गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम कई बार आपको क्लियर भी करा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो जल्दी से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, एरो, पेनिकल, कैपिटुलम या फिर रेसिमोस। गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो शायद आपने सभी ने राइट आंसर बताया होगा, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है इसे एरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरो बोला जाता है। और जो पुष्पक्रम आने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब एरो निकलने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या बोला जाता है, एरोइंग बोला जाता है। आईएनजी आप इसे जोड़ दीजिए, इसे एरोइंग बोला जाता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, एरो कहलाता है। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, एरो आने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसे क्या बोला जाता है, एरोइंग बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूल तापक्रम कितना होता है। क्या पूछा गया आपसे कि गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूल तापक्रम कितना होता है। 15 से 20 है, ये 200 नहीं है, सॉरी, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। आपको क्या लगता है, याद रखिएगा एक सिलेक्टेड है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको जरूर नोट कर लेना है। क्या पूछा गया, बढ़वार के लिए मतलब ग्रोथ के लिए, जो इसकी ग्रोथ रेट होती है उसको या फिर वो अच्छी रहे इसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है गन्ने फसल को। 15 से 20, 20 से 25, 26 से 32 या फिर 32 से 35। सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसको जो ज़रूरत होती है ये होती है 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, किसके लिए, ग्रोथ रेट को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अनुसंधान जो कार्यक्रम चलाया गया था ये कब शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है, क्या पूछा गया है कि ARCP ऑन शुगर कैन कब शुरू किया गया था, 1959 में, मतलब 1959 में, 1960 में, 1970 से 71 में या फिर 1985 से 86 में। आपको क्या लगता है कि जो AICRP ऑन शुगर कैन है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसमें आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की गई थी ये रखी गई थी 1970 से 71 के मध्य। इसके जो शुरुआत की गई थी अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम की, ये शुरुआत की गई थी 1970 से 71 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया कि अड़साली गन्ने की रोपाई कब की जाती है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो अड़साली जो गन्ना होता है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर ले कि जो अड़साली गन्ना होता है ये कितने लाइफ साइकिल का होता है, मतलब इसके कितने जीवन काल होता है। सॉरी, यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए पहले कि अगर आपसे पूछता है कि अड़साली जो गन्ना होता है इसका जो समय होता है या फिर इसकी जो जीवन काल होता है ये कितने समय का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसे आप जरूर नोट कर ले कि इसका जो जीवन काल होता है ये कितने होता है, कितने महीने का होता है, 18 महीने का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, कितना होता है, ये होता है 18
महीने का होता है। ओके, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि अड़साली जो गन्ना होता है, अड़साली जो गन्ना होता है, तो इसकी रोपाई का समय क्या होता है। रोपाई मतलब इसको कब लगाया जाता है, इसका जब रोपण किया जाता है तो ये किस महीने में किया जाता है। जुलाई से अगस्त में, जनवरी से फरवरी में, फरवरी से मार्च में, या फिर अक्टूबर से नवंबर में। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है अड़साली गन्ना, तो इसकी जो रोपाई का समय है ये होता है जुलाई से अगस्त के मध्य। और एक और पॉइंट आपको, जैसे कि हमने अभी बताया था कि इसका जो जीवन काल होता है ये कितने समय का होता है, ये होता है, याद रखिएगा, 18 महीने का होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उगाने के लिए गन्ने की शीर्ष पार्ट मतलब टॉप पोर्शन का चयन करना चाहिए, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, ये रीज़न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं कि सुक्रोज के कारण, ग्लूकोज के कारण, गैलेक्टोज के कारण, या फिर माल्टोज के कारण। क्या पूछा गया आपसे, याद रखिएगा आपको ये तो पता है कि गन्ने को उगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपरी भाग को हम चुनाव करते हैं, लेकिन क्यों, इसमें ऐसा कौन सा तत्व पाया है जिससे कि हम ऊपर पार्ट को ही चुनाव करते हैं, बीच का हम नहीं करते हैं। केवल हम ऊपर वाले पोर्शन को ही करते हैं, बीच का हम नहीं लेते, नीचे वाला हम नहीं लेते, लेकिन केवल ऊपर वाला ही लेते हैं, लेकिन क्यों। तो याद रखिएगा, जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अच्छी पाई जाती है। क्या होता है, इसमें ग्लूकोज की अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। और क्यों, क्योंकि याद रखिएगा ये एक अंकुरण का अच्छा स्रोत माना जाता है, मतलब इसका जो जर्मिनेशन होता है ये जल्दी से हो जाए, इसमें सहायता कौन करता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ पर पाया जाता है, ऊपरी पोर्शन पर, मतलब शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, गन्ने का रोपण करने के लिए हम किस पार्ट का चुनाव करते हैं, वो करते हैं हम टॉप पोर्शन का, मतलब शीर्ष भाग का हम चुनाव करते हैं। रीजंस आप सभी को पता चल चुका है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अच्छी होती है। और ग्लूकोज क्यों, क्योंकि याद रखिएगा ये अंकुरण में सहायता करता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर यार क्वेश्चन अगर पसंद आए, अगर आपको वीडियो लगता है कि यूजफुल, आपके लिए यूजफुल है या फिर हेल्पफुल है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। इसके साथ साथ शेयर भी आपका हक बनता है इतना, तो क्या आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो इसमें आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, आप इसे मेंटेन करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। क्या पूछा गया है कि जो शुगर का जो ट्रांसलोकेशन किया है, तो इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। सभी ऑप्शन आप देख सकते हो कि फास्फोरस, पोटास, बोरोन, या फिर मोलिब्डेनम। सभी ऑप्शंस को ध्यान से समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर बताइए कि जो शुगर का जो ट्रांसलोकेशन किया है ये किस तत्व की सहायता से किया है, फास्फोरस, पोटास, बोरोन, या फिर मोलिब्डेनम। तो याद रखिए इसमें जो सहायता करता है ये करता है पोटास करता है, मतलब पोटेशियम की सहायता से शुगर का ट्रांसलोकेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक अवस्था है। क्या पूछा गया है कि जो आप जैसे कि मान लीजिए सिंचाई आप करते हो, तो उसकी सबसे ज़्यादा क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, CRI स्टेज, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन। तो आपने ये तो क्वेश्चन समझ लिया, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ लिया कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आपसे यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछाता है कि गन्ने की फसल में क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपको लगभग हर एक एग्जाम में पूछा आता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ज़रूर याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। तो ए ऑप्शन आपको दे रखा है अंकुरण के समय, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है ग्रैंड ग्रोथ के समय, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है फॉर्मेटिव स्टेज के समय, या फिर पकने की अवस्था पर। क्या आपसे पूछा गया है कि क्रांतिक अवस्था कौन सी है, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने की फसल आपके पास दे रखी है और अगर आपको केवल एक ही सिंचाई करनी है, वैसे इसकी कॉमन देखी जाए तो 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है गन्ने को, लेकिन अगर आपसे केवल ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि केवल आपके पास एक सिंचाई है, तो आप किस अवस्था पर सिंचाई करोगे। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि गन्ने की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है।
तो याद रखिएगा ये होती है फॉर्मेटिव स्टेज, मतलब वृद्धि अवस्था। कौन सी होती है? वृद्धि अवस्था होती है। और ये वृद्धि अवस्था ही याद रखिएगा सबसे मेन होती है। गन्ने की फसल में देखी जाए सिंचाई की सबसे मेन अवस्था तो वो कौन सी होती है? वृद्धि अवस्था, मतलब फॉर्मेटिव स्टेज। कौन सी होती है? फॉर्मेटिव स्टेज। और इसके बारे में अभी हमने जाना था कि इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। वो होती है याद रखिएगा 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? फॉर्मेटिव स्टेज। और इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ये होती है 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि गन्ने की रोपाई के लिए कितने माह तक, गन्ने की रोपाई के कितने माह तक गन्ने की फसल में खरपतवार स्पर्धा बनी रहती है। मतलब खरपतवारों का सबसे ज्यादा अटैक होता रहता है। खरपतवार स्पर्धा मतलब यानी आपस में एक जंग छिड़ी रहती है। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए कोई युद्ध होता है, उसी टाइम में क्या होता है, अब यहाँ पर वो युद्ध नहीं है बल्कि उसी जैसा यहाँ पर हम बात करेंगे। अब कैसे, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए एक आपका फसल का पौधा है, ठीक है, और एक खरपतवार का पौधा है। तो अब इनके दोनों के मध्य जंग कैसे छिड़ी है? ठीक है, खरपतवार स्पर्धा का मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। अब ये तो पौधा तो कहता है खर यानी जो अपन फसल को उगाते हैं वो पौधा तो कहता है कि मुझे ये विटामिन चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी कहता है कि मेरे को विटामिन चाहिए। अगर तुम ले रहे हो तो मैं भी लूँगा, लेकिन हम किसके लिए देते हैं? केवल फसल के लिए देते हैं। ठीक है, खरपतवारों के लिए कोई नहीं देते हैं, बल्कि हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं होती खरपतवारों की। तो इसलिए तो याद रखिएगा जो भी खरपतवार होते हैं इन्हें क्या होता है? अनावश्यक पौधे बोला जाता है। खरपतवार क्या होते हैं? अनावश्यक पौधे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे ग्रो नहीं करते बल्कि ये ज़बरदस्ती उग जाता है। पहले तो ये ज़बरदस्ती करेगा, ठीक है, उग भी जाएगा और फिर प्लांट के साथ ज़बरदस्ती करेगा। क्यों? जैसे कि मान लीजिए कोई खनिज पोषण हुआ उसके लिए करेगा, इसको प्रकाश की ज़रूरत होगी तो उससे भी क्या करेगा? ये हमारी जो फसल का पौधा है उससे लड़ाई करेगा, मेरे को चाहिए। ठीक है, हर तरीके से आप मान सकते हो एक प्रकार से इनके मध्य जंग छिड़ी रहती है कि ये मैं लेना चाहता हूँ, ये मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमें किसे केवल ग्रो करना है, फसल के पौधे को हमें संरक्षित करना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये फसल के यानी जो खरपतवार के पौधे होते हैं इन्हें हम नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि जो खरपतवारों की जो आपसी तनातनी रहती है ये कितने समय तक रहती है? तो ये रहती है ओनली फॉर 4 मंथ तक। मतलब जो शुरुआती की 4 मंथ रहते हैं, 4 महीने रहते हैं, उनमें याद रखिएगा इनके सबसे मध्य या फिर सबसे ज़्यादा इनके मध्य क्या होता है? आपस में जंग छिड़ती है। अब आप समझिए यहाँ पर जंग की किसके लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि एक हमारा फसल का पौधा, एक है हमारा खरपतवार का पौधा, तो इसको नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यही तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर हमें खरपतवार का पौधा नष्ट करना है तो इसके लिए हम किस खरपतवार नाशी का हम प्रयोग करेंगे? सिमेजिन का, एट्राजिन का, एलाक्लोर का या फिर इन सभी का? एलाक्लोर का या फिर इन सभी का? ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या बताओगे कि जो खरपतवार का जो पौधा होता है उसे हमें नष्ट करना है तो उसके लिए हम किस खरपतवार नाशी का हम प्रयोग करेंगे? तो याद रखिए इसके लिए जो प्रयोग किया है सिमेजिन का भी किया है, एट्राजिन का भी किया है और एलाक्लोर का भी किया है। मतलब राइट आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन रहेगा। ठीक है, राइट आंसर 4th ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि याद रखिए खरपतवार को अगर आपको नष्ट करना है तो आप क्या करोगे? एलाक्लोर का भी हम प्रयोग करेंगे, सिमेजिन का भी हम प्रयोग करेंगे और किसका प्रयोग करेंगे? एक और एट्राजिन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब तीनों प्रकार के शाकनाशी या फिर वीडीसाइड का हम प्रयोग करेंगे जिससे कि खरपतवार के जो पौधे हैं वो पूर्णतः नष्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और आप सभी को पता है। और याद रखिए इसके साथ साथ याद रखिए कॉमन क्वेश्चन होते हुए भी याद रखिए एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि गन्ने का सबसे भयंकर कीट मतलब मोस्ट सीरियस डिजीज कौन सी होती है? रेड स्ट्रिप, रेड रोट, विल्ट या फिर स्मट? याद रखिएगा कॉमन क्वेश्चन है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा आता है। तो जल्दी से राइट आंसर आप बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? रेड स्ट्रिप, रेड रोट, विल्ट या फिर स्मट? तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है गन्ने का जो सबसे भयंकर रोग होता है
मोस्ट सीरियस डिजीज होती है वो कौन सी होती है? रेड रोट डिजीज होती है। कौन सी होती है? याद रखिएगा, रेड रोट डिजीज होती है। और ये किसके कारण होती है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होती है। और ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है। दोनों तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, बार बार मैं आपको नोट करने के लिए बोलूँगा नहीं, इसलिए याद रखिएगा। आप जब भी क्लास लो हमारी तो एक नोटबुक साथ लेकर बैठो, और जिसको भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है, मतलब स्टार्ट आउट, उस क्वेश्चन को अगर स्टार दिया जाता है उसका मतलब है वो एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और अगर आप कुछ लिखो या नहीं लिखो, लेकिन जो स्टार्ट क्वेश्चन है, मतलब इस चीज़ को स्टार्ट दिया जाता है या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर नोट कर लें, ठीक है? क्योंकि याद रखिए ये वही क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि गन्ने का सबसे भयंकर रोग कौन सा होता है? वो होता है रेड रोट। रेड रोट किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा। और कोलेटोट्राइकम फाल्केटम क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है, ठीक है? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है 1 हेक्टेयर भूमि में गन्ना रोपण के लिए कितने सेट्स की आवश्यकता होती है? तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे। ये होती है, याद रखिएगा, 35,000 से 35,000 से 40,000 के मध्य बर्डिंग सेट्स की आवश्यकता होती है। कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है? 35 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ना रोपाई की नाली विधि, मतलब जो ट्रेंच मेथड लिया जाता है, भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में इसे लिया जाता है? गन्ने को जो यानी जब हम बुआई करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? याद रखिएगा, ट्रेंच विधि का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ पर इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है, या फिर सबसे ज़्यादा जो ट्रेंच विधि ली जाती है, कहाँ पर ली जाती है? उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में, तटीय क्षेत्रों में, या फिर जलमग्न क्षेत्रों में? आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये जो ट्रेंच मेथड लिया जाता है, ये लिया जाता है तटीय क्षेत्रों में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ने के रस में शर्करा की मात्रा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर आप गन्ने की फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन दे दोगे, मतलब जितनी उसकी आवश्यकता है उससे आप ज़्यादा अगर नाइट्रोजन दे दोगे, तो उससे क्या असर पड़ेगा? जो उसकी शर्करा है इस पर क्या असर पड़ेगा? वो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, स्थिर रहेगी, या फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आप आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन दे देते हो तो उससे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाती है, स्थिर रहती है, बढ़ जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे आप। तो अब यहाँ पर सोच समझ के आप राइट आंसर दीजिए। आपको क्या लगता है, घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप अधिक नाइट्रोजन दोगे, ये सोच के साथ कि अगर हम अधिक नाइट्रोजन देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो पैदावार ये अच्छी आएगी। लेकिन नहीं, आपकी ये सोच गलत है। अगर आप अधिक नाइट्रोजन दोगे तो उससे क्या होगा, याद रखिएगा, जो शर्करा की मात्रा ये घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, जितनी आवश्यकता है उतनी ही नाइट्रोजन आपको देनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि एपिकेनिया मेलेनिका किसके खिलाफ परजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है? अब याद रखिए, आपने एक देखा होगा जिसमें क्या होता है, वीड का एक बायोलॉजिकल नियंत्रण किया जाता है, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है, और जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रकार का हम बायो एजेंट का प्रयोग करते हैं। आपने जब वीड का कंट्रोल पढ़ा होगा, वीड का जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने बहुत सारे केमिकल्स, जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल मेथड, कल्चरल मेथड, एग्रीकल्चरल मेथड, ये तो आपने सभी नहीं पढ़े हैं, और एक और पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मेथड। तो अब यहाँ पर जो बायोलॉजिकल मेथड का हम यूज़ करते हैं खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, तो उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, बायो एजेंट। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो बायो एजेंट है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? शुगर कैन स्केल के लिए, राइस मिलीबग के लिए, शुगर कैन पायरिला के, या फिर राइस लीफ होपर के लिए? जो बायो एजेंट लिया जाता है एपिकेनिया मेलेनिका, ये किसके खिलाफ लिया जाता है, मतलब किसको नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है? शुगर कैन स्केल, राइस मिलीबग, शुगर कैन पायरिला, या फिर राइस लीफ होपर? याद रखिए, स्टार्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है ये मतलब एपिकैनिया मेलानोका किसके खिलाफ ये ऐसा है, किसके खिलाफ कार्य करता है, तो ये करता है जो शुगर केन का जो पायरिला होता है। क्या होता है? शुगर केन का जो पायरिला होता है, इसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रकार के हम बायो एजेंट का प्रयोग करते हैं। और ये बायो एजेंट कौन सा होता है? एपिकैनिया मेलानोका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फसल की किस्म में रोदिता जो फसल की एक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि एक ही किस्म को 4 से 5 वर्ष तक वृहद पैमाने पर लगाने पर एक रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता और अन्य रोगजनकों के प्रति ग्राहिता हो जाती है। इस प्रकार की रोदिता को क्या कहा जाता है? शायद क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि फसल की किस्म में रोदिता जो कि फसल की एक ही किस्म है को 4 या 5 वर्ष तक वृहद पैमाने पर लगाने से एक रोगजनक के तो क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस हो जाती है और अन्य रोगजनकों के प्रति क्या होती है, ससेप्टिबल हो जाती है। तो इस प्रकार की जो रोदिता होती है, इस प्रकार की जो रेजिस्टेंस होती है, ये क्षमता क्या कहलाती है? वर्टिकल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ड्यूरेबल रेजिस्टेंस या फिर जनरल रेजिस्टेंस। सोच समझ के राइट आंसर दीजिए। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए आपका कोई एक फील्ड है, ठीक है, मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है या फिर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके राइट आंसर मैं दे पाऊँ, बस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप ज़रूर बताया करो। और लाइव चैट में आप नहीं बताओगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी को डायरेक्ट कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि मैं लाइव नहीं रह पाता हूँ, बाई चांस मैं आता हूँ। ठीक है, लाइव में बाई चांस ही आ पाऊँगा, इसलिए आप सभी को अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर वो लाइव चैट से संबंधित हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, या फिर कैसी भी आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप सभी को डायरेक्ट कमेंट करना है कि हमें सर ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है, तो बस आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ओके, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि मान लीजिए आप एक किस्म, एक वेराइटी आप कोई सी ग्रो कर रहे हो। ठीक है, एक किस्म आपको यहाँ पर दे रखी है और उसके लिए आपसे पूछा गया है कि 4 से 5 साल तक, 4 से 5 साल तक केवल उसी वेराइटी को आप उस खेत में ग्रो कर रहे हो, लगातार उसे बो रहे हो। तो इससे क्या होता है कि ये एक रोग है, मान लीजिए कोई सा भी रोग आप ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं रेड स्केल। अभी जैसे कि हमने बात किया रेड स्केल या फिर रेड रोट, इसके प्रति तो क्या होती है, वो याद रखिए कि रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब उसमें वो रोग करने की सहन क्षमता आ जाती है, सहन क्षमता आ जाती है। लेकिन क्या होता है, अन्य जितने भी जो रोग है, रेड रोट के मान लीजिए इसके प्रति तो रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन अन्य रोग है उन पे, यानी वो अन्य रोग है वो ज़्यादा होने लग गए। एक रोग यानी कम हो गया, लेकिन जो जितने भी जो अदर रोग थे वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो इस प्रकार की जो क्षमता होती है, इसे क्या बोला जाता है? यही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रकार की जो रोदिता होती है, इसे बोला जाता है उर्दू रोदिता, मतलब वर्टिकल रेजिस्टेंस बोला जाता है। कैसे? एक और बात थोड़ा सा फास्टली हम समझ लेते हैं कि कोई सा खेत होता है, अगर हम इसमें एक ही फसल को, मतलब एक ही किस्म को अगर हम 4 से 5 साल तक हम ग्रो करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक रोग के प्रति क्या होती है, सहनशील हो जाती है, लेकिन अन्य रोगों के प्रति ये ग्राह्यता हो जाती है, मतलब अन्य रोग इसमें ज़्यादा होते हैं और एक रोग इसमें कम लगता है। तो इस प्रकार की जो रोदिता होती है उसी को बोला जाता है वर्टिकल रेजिस्टेंस या उर्दू रोदिता बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से सबसे मोटा अनाज मोस्ट कोर्सिमिलेट कौन सा है? पेनिकम मिलियेसियम, काइनोक्लोआ, फ्रोमेटेंस, सिटेरिया इटालिका या फिर पेनिसिलम स्क्रोबाइकुलेटम। तो अब यहाँ पर याद रखिए, जो आपने एक माइनर फसल पढ़ी होंगी, तो ये माइनर फसल से संबंधित क्वेश्चन है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आप आसानी से इसे समझ जाओगे। ठीक है, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि फसलों व सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के युग्मों से गलत कौन सा मैच है? मतलब इनमें से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको गलत ऑप्शन पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आपको फसल दे रखी है और यहाँ पर आपको इनकी जो क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई की, ये दे रखी है कि बाजरा में बाली अवस्था पर हम सिंचाई करते हैं, अच्छी बात है, हम करते हैं। कपास में हम फूल आने से पहले हम सिंचाई करते हैं, बिल्कुल सही है। गन्ने यानी गेहूं में हम सियारा स्टेज पर सिंचाई करते हैं, बिल्कुल सही है। ये यानी तीनों बात सही है कि हम बाजरे में बाली अवस्था पर हम सिंचाई करते हैं, कपास में हम फूल आने से पहले हम सिंचाई करते हैं और गेहूं में हम सियारा स्टेज पर हम सिंचाई करते हैं।
लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा मूंगफली में हम जब फली का विकास होता है इस समय हम कोई भी सिंचाई नहीं देते। जब वो मूंगफली बनती है या फिर पोड का डेवलपमेंट होता है तो इस समय हम क्या होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सिंचाई हम नहीं करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन गलत रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसने यही तो पूछा है कि कौन सा गलत जोड़ा है उसे आप पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में फ्लैग लीफ का कितना प्रतिशत तक योगदान होता है? 40% तक, 52% तक, 35 या फिर 20%? क्या पूछा गया है कि जो फ्लैग लीफ होता है, क्या पूछा गया है कि जो ध्वज पर्ण होता है, फ्लैग लीफ होता है, इसका कितना % भाग प्रकाश संश्लेषण में होता है? तो ये होता है 52% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न फसलों में से वह फसल कौन सी है जो दोनों सूखा व जलाभाव से प्रभावित होती है? मतलब याद रखिएगा सूखे से भी होती है और वाटर लॉगिंग या तो यानी कम पानी से भी होती है और ज़्यादा पानी होने से भी। ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? चाहे कम पानी हो या फिर ज़्यादा पानी हो, दोनों से प्रभावित होगी। और वो कौन सी फसल है? याद रखिएगा वो होती है मक्का फसल होती है। जो क्या होती है, अगर उसमें कम पानी हुआ तो भी वो इफेक्टिव होगी, मतलब प्रभावित होगी, और अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे तो उससे भी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एट्राजन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये है ऑप्शंस आपको यहाँ पर सभी देख रखे हैं, मतलब दे रखे हैं, तो आप सभी को ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका राइट आंसर जानेंगे। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये प्रभावित होती है जब हम एट्राजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्यों? ठीक है, सभी ऑप्शंस हम पहले देख लेते हैं कि पौधे की वृद्धि को ये कम करता है, पौधे की पत्ती की सतह से प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को प्रभावित करता है, या फिर पर्ण सतह पर एक पतली परत को बना देता है। मतलब एट्राजन क्या करता है ऐसा जिससे क्या होता है, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण या फिर जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये प्रभावित हो जाती है। तो अब याद रखिएगा ये क्या करता है कि जो रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है इसी को प्रभावित करता है। क्या करता है? ये जो रंध्र खुलते हैं या फिर बंद होते हैं इसी की क्रिया को ये प्रभावित कर देता है, जिससे क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये कम हो जाती है, और इसी का कारण क्या होता है, एट्राजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब सबसे पहले ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं खरपतवार, उसके बाद में आपको दे रखा है फसल। तो इनमें से आपको गलत जोड़े को पहचाना है। तो सभी को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो स्ट्राइगा खरपतवार ये ज्वार फसल में होता है, बिल्कुल सही है। अमरबेल मतलब कसकुटा रोग है, या फिर कसकुटा जो वीड है खरपतवार है ये रेंजका में लगता है, ये भी सही बात है। और ओरोबंकी ये तंबाकू में लगता है, ये भी सही है। लेकिन जो टाइपा मतलब ये जो टाइपा जो वीड होता है ये याद रखिएगा गन्ने फसल में नहीं होता है। तो हमको यही तो पहचाना था कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है, तो वो जोड़ा गलत सी है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा स्ट्राइगा ज्वार फसल में होता है, अमरबेल कसकुटा रेंजका में होता है, ओरोबंकी तंबाकू में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ लास्ट क्वेश्चन का? सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। ओके, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।